बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज ओबी, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को डिफाइन किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है और कौन कौन से जो है हमारे पास वो डिसिप्लिन है जो ओबी को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उसमें से हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, सोशल वर्क, और इसी तरह जो भी सोशल डिसिप्लिन जिस तरह है साइकोलॉजी, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होती है और कैसे जो है वो चेंज लाता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? मतलब चेंज, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों से वो आए हुए हैं, वो आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज नाउन एज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ये बुक भी हम साथ में ओपन करते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत स्लाइड से पढ़ लेंगे, डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम आगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, दीज आर सम ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने ये देखना है कि कौन से वो दो मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्ड डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। उसमें हमें ये भी देखना है कि उसमें बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसकी खसूसियात क्या है बायोग्राफिकल, और उसमें हमने डिस्क्राइब क्या करना है विद रेलेवेंट टू, which are relevant to organizational behavior। इसी तरह हमने और रिकॉग्नाइज करना है स्टीरियोटाइप्स और उसको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये फंक्शनल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। और हमने अब उसमें डिफाइन करना है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ताकि हमें ये पता चले कि कैसे वो जो है रिलेवेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ। इसी तरह हमने जो है इसमें कंट्रास्ट करना है इंटेलेक्चुअल फॉर्म फिजिकल एबिलिटी को, और हमने ये देखना है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है अपने डाइवर्सिटी इफेक्टिवली। अब डाइवर्सिटी का जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन और कैसे वो चेंज आता है, थोड़ा सा ये आपको यहाँ इस बुक में हमें हवाला देता हूँ। अगर आप देख लें तो डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि किसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ जगहों से होंगे, मतलब मेल फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, और वो जो है माइनॉरिटी भी हो सकती है, मतलब क्रिश्चियन, हिंदू, सिख वगैरह, और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से भी हो सकती है। ठीक है, उसमें इथनिसिटी का भी ख्याल रखा जाता है उसमें जो है। फिर हम उसकी एबिलिटी पे देखते हैं कि कैसे वो जो है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें ये देखना है कि एटीट्यूड्स का क्या है ओल्डर पीपल, अब देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी में हम ये सारी चीजें देखते हैं। उसमें लोगों का एटीट्यूड ओल्ड है, यंग है, मैंने जिस तरह एज का बता दिया ना, एज भी एक फैक्टर है जिसमें हम देखते हैं कि कौन से लोगों का तरजीह कहाँ पर है और कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला सकते हैं, अगर यंग हो, अगर ओल्ड एज में हो। ठीक है ना, तो ये हम फिर देखते हैं। अब डेमोग्राफिक से क्या मतलब है? जिसमें आपकी एज आता हो, जेंडर आता हो। डेमोग्राफिक मतलब कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी सोसाइटी में लोगों को, उसकी एज पे, उसकी जेंडर पे, उसकी कल्चर पे, उसकी रिलीजन पे, तो उस पे जो है उसको डेमोग्राफिक कहते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो डेमोग्राफिक क्या है, तो उसमें आप एज जेंडर उसको
लोकेशन वाइज, जोग्राफिक लोकेशन या जो भी है उस पर जो है आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। जोग्राफिक लोकेशन मतलब कौन से मुल्क से है, कौन सी जगह से है, और रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका कल्चर क्या है। सो ये डिफर करती है ना किसी एक बंदे को दूसरे से। फिर उसमें आप देख ले तो उसमें एक स्टडी आई थी जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने हमें बताया था कि कैसे कंसर्न होता है एम्प्लॉयर कंसर्न का, और किस तरह डेमोग्राफिक जो है वर्कफोर्स बनाता है, जिसमें एजिंग को हम देखते हैं, ये देख सकते हैं एजिंग को। ये असल में यूएस की स्टडी है, तो यूएस बेस पे ये हुआ है। अगर आप पिशावर या पाकिस्तान में से किसी जगह से उठाते हैं तो ये भी आपके लिए फिर वो करेगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है कि कैसे डाइवर्सिटी का जो है इसके साथ रिलेवेंसी है, और कैसे डाइवर्सिटी जो है हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें और भी हैं जो हमने इसमें डालनी। अब इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड कि द लॉस ऑफ स्किल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ मेनी बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स का क्या मतलब है कि ये आपके पास एक ऐसा जोग्राफिक जगह थी। अगर आप थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा हो तो उसमें थ्योरी एक्स हम आगे पढ़ेंगे, शायद ये आगे आ जाए। थ्योरी एक्स के कौन से लोग ज्यादा तरजीह देते हैं किस एक जगह को, और कौन से लोग जो है काम को इतना तरजीह नहीं देते ना। थ्योरी एक्स वाले अच्छे लोग मतलब होते हैं, थ्योरी वाई वाले थोड़े से लेजी होते हैं। तो ये फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फिर बाद में। अब इसमें जो है बेबी बूमर का मतलब क्या है, ये एक ऐसा टर्म है which is used to describe a person, मतलब कैसे आप पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह जो है मतलब वो बंदे जो बॉर्न हुए हैं 1946 और 1964 के दरमियान। अब उन लोगों ने जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन को ज्यादा वो दिया है ना, मतलब उसने क्या किया है कि इसने नेशंस को डेवलप किया। इसने क्या रिप्रेजेंट किया, 23%, 23.5 है कि 24% जो है पॉपुलेशन जो है उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसमें वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो वो बेबी बूमर का क्या काम था कि वो अपने इकोनॉमी को इम्पैक्ट, मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो था इकोनॉमी का। ठीक है, और वो बंदे जो है डेमोग्राफिकली जो लार्ज जनरेशन जो था बिटवीन द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू और मिड 1960, ये वो लोग हैं। ठीक है, ये बेबी बूमर्स हैं। हम लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट और ये सारी चीजें जो है ये दुनिया में वो कहते हैं बेबी बूमर कहलाते हैं। और आज जो है वही बेबी बूमर जो है रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट होनी ये तो पहले की बात है, लेकिन ये रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, और उसके लिए फिर फंडिंग रिक्वायरमेंट भी वो बेबी बूमर कहलाते हैं कि उन लोगों ने ज्यादातर काम किया वो बॉर्न बिटवीन द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1960, इस तरह 1960 तक जो बंदे पैदा हुए हैं। कुछ लोग तो वो ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं, तो वो बेबी बूमर कहलाते थे यूएस की स्टडी के मुताबिक। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले वजाहत किया कि डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी इन एज, रेस, जेंडर। अच्छा, मतलब आप देखते हो ना कि कौन से लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें आपने देखना है कि उसकी एज क्या है, रेस क्या है, कौन से वो कबीले, और इसी तरह जो है वो कौन कौन से जात पात से वो ताल्लुक रखता है, इसी तरह उसका जेंडर क्या है, इथनिसिटी क्या है, और रिलीजन क्या है, फिर उसमें उसके जो है डिसेबिलिटी स्टेटस क्या है। तो वो चीजें आप डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डालते हो, और वही डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका लेवल ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वापस यहाँ पे आते हैं। अब इसमें दो टाइप्स ऑफ जो है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में हमारे पास आते हैं, एक सरफेस लेवल डाइवर्सिटी और एक है डीप लेवल डाइवर्सिटी। अब आते हैं थोड़ा वापस यहाँ पर। अब सरफेस लेवल डाइवर्सिटी क्या है, मतलब आपके फील्ड्स कैसे एम्प्लॉयज जो है परसीव करते हैं, और वो अपने एजम्पशंस हासिल करते हैं। ठीक है, कि वो कैसे जो है दूसरे लोगों को जान सकते हैं, अपने साथ जो लोग काम करते हैं वो कैसे उसको जान सकते हैं।
और अगर वो लोग ज्यादा कंसर्न नहीं रखते किसी डेमोग्राफिक डिफरेंस पे, और वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लगता है, और वो अपनी वैल्यूज और पर्सनैलिटी रखते हैं, तो वो डीप लेवल डाइवर्सिटी। एक होता है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, ठीक है, और वो क्या है, वो सिर्फ लीड करना एम्प्लॉइज को, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के कैसे इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, उसमें आप बताया गया कि लुइस एंड कार्ल जो है को-वर्कर्स, मतलब एक साथ काम करे वहां पर, who seem to have little in common at first glance. Luis is young, recently hired male college graduate with a business degree, raised in a Spanish-speaking neighborhood in Young. Carol is an older, long-tenured woman raised in rural Kansas who achieved her current level in an organization by starting a high school graduate and working her way through the hierarchy. At first, these co-workers may experience some difference in communication based on the surface level, ठीक है, in education, intensity, regional background and gender. अब surface level पे तो उसका जो है difference आ गया कि उसका जेंडर, एथनिसिटी, रीजनल बैकग्राउंड और वो जो है एजुकेशन डिफरेंट है, क्योंकि उसका एजुकेशन एक का तकरीबन हाई लेवल है, हाई स्कूल है, और दूसरे का जो है उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। However, as they get to know another, they may find they are both deeply committed to their families, share a common way of thinking about important work problems like, ठीक है, few like to work collaboratively, and are interested in international assignments in future. अब ये डीप लेवल सिमिलरिटीज क्या है, क्योंकि वो सुपरफिशियल है, ठीक है। अब वो दोनों यकजा का, ठीक है। तो अगर आप वही देख लें तो उसमें मसला क्या है, मतलब मसला तो नहीं, मतलब आप डीप लेवल डाइवर्सिटी को क्या देखने के दोनों एक जगह पे वो कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक ऐसा पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, ताकि वो आगे जाए, फ्यूचर बना सके, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स कर सके और आगे जाए। एक जगह पे तो है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो तो आप एजुकेशन पे आपने वो की, सरफेस लेवल पे डाइवर्सिटी जो है उसकी जेंडर, एजुकेशन और उसकी जो रीजनल एरियाज है उस पर आपने उसको देख लिया। अब वही चीज आप वही देख रहे हो कि डीप लेवल उसकी डाइवर्सिटी क्या है, दोनों एक जगह काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क करना चाहते हैं और इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पे दोनों। अब देख ले, एक बूढ़ा है, बूढ़ी औरत है, और दूसरा जो है यंग है, तो एक दोनों ये एक जगह पर काम करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दीस टू टर्म्स। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, अगर उसमें आप देख लें फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जब वो डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं कि कैसे वो वर्क फोर्स ऑफ डाइवर्सिटी को वो उसका इम्पैक्ट आता है या इफेक्ट आता है, ठीक है, तो वो भी अब हम देखते हैं, थोड़ा सा हम उसको डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि कोई चीज वो जो अनफेयर, ठीक है, अब उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन में है जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की बात करते हो कि कैसे आपने अनफेयर मीन्स को या अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है। अनफेयर का मतलब क्या है कि आप डिफरेंस ला रहे हो बिटवीन थिंग्स, ठीक है। और जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो तो वो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बंदे को क्वालिफाइड को हायर किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको देखना है। लेकिन जब आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो तो आप उसको लोअर करते हो, उसके जो हक होता है उसके मुताबिक आप वो नहीं देते, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये जो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन था जिस स्लाइड पे जो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, अब हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी और प्रैक्टिसेस। अब उसमें सबसे पहले क्या है कि जब आप
डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी या डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी और प्रैक्टिस देखते हो कि कौन सा आपका टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें आप देख लें कि एक्शंस टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट डिनाई इक्वल अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म द अनइक्वल रिवार्ड फॉर परफॉर्मेंस। मतलब एक ऐसा स्टेप वो लिया जाता है कि उसमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट तो नहीं दिए जाते और अनइक्वल रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल इसके क्या है? ओल्डर वर्कर्स में बी टारगेटेड फॉर ले ऑफ बिकॉज दे आर हाईली पेड एंड हैव lucrative benefits। अब उसके एग्जाम्पल ये भी हो सकते हैं कि किसी तरह ओल्ड एम्प्लॉइज को जो है या ओल्ड वर्कर को जो है खत्म किया जाए। ले ऑफ का क्या मतलब है? खत्म किया जाए। और उसके लिए जो है फिर आप क्या करें कि यार उसके ज्यादा बेनिफिट्स आप दे रहे हैं तो उसको किसी तरह खत्म करिए, गलत बात। ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? अब किसी को आप अपनी मफाद के लिए या वर्बल और फिजिकल कंडक्ट करना किसी पे, ठीक है, और उसको हॉस्टाइल करना, ये किसी ऑफेंसिव एनवायरनमेंट में या वर्क एनवायरनमेंट में, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ओबी में। मतलब उसमें जो हमारे पास क्या कंफ्यूजन है, उसमें कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस आते हैं। अब आप देख लें, सेल्स पीपल एट वन कंपनी वेंट ऑन कंपनी पेड विजिट्स टू स्ट्रिप्स क्लब स्ट्रिप्स स्ट्रिप क्लब्स। Up brought strippers into the office to celebrate promotion and foster pervasive sexual rumors। तो ये सही बात नहीं है कि जब आप एक ऐसे तरीके अपनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को भी खराब करता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी खराब करता है। इंटिमिडेशन, जब आप ओवर थ्रेट या बुलिंग करते हैं, ठीक है, डायरेक्टेड एट मेंबर्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज, ये मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वो डिस्कस किया था। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब उसमें जो है आप देख सकते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन एम्प्लॉइज ऑफ एट सम कंपनीज हैव फाउंड नोटिस हैंगिंग ओवर देयर वर्क सिचुएशन। तो ये आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह मॉकरी एंड इंसल्ट्स, जोक्स और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो है, या किसी पे जोक मारना। अगर आप अरब अमेरिकन तो देख ले तो वो जिस जगह पर काम करते हैं तो वो क्या होते हैं, अब वो कह रहे हैं कि यार किसी को इस तरह बताना कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या किसी तरह, तो वो भी अच्छी बात नहीं। एक्सक्लूजन, अब एक्सक्लूजन क्या मतलब है? मतलब अपॉर्चुनिटीज और सोशल इवेंट्स और उससे जो है थोड़ा सा उसको वो करना, मतलब उसको उस अपॉर्चुनिटी में मत डालना। अब इसी तरह मैनी वुमेन इन फाइनेंस क्लेम दे आर असाइंड टू marginal job roles or given light work loads that don't lead to promotion। तो वो कह रहे हैं कि वुमेन को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसको हाई अथॉरिटी की जॉब नहीं देते ना, उसको आगे प्रमोशन के लिए नहीं उसका नाम डालना। इस तरह किसी को डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट करना, उसमें जो है आप एग्रेसिव मैनर इस्तेमाल करना, उसमें जो है पर्सन को इग्नोर करना और उसकी ओपिनियंस को इग्नोर करना। अब फीमेल आर्ट जो है वो नोट करते हैं कि मेल अटॉर्नी जो है फ्रिक्वेंटली वो कट करता है और डिकेटली एड्रेस देयर कमेंट्स, उसके कमेंट्स को कट ऑफ करता है। ये भी एक मिसाल है फीमेल लॉयर्स की, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसकी और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, अब मैंने जो पहले वजाहत की है सरफेस लेवल डाइवर्सिटी और डीप लेवल की, थोड़ा सा ये मैं आपको बताता हूँ। उसमें डिफरेंस आप कहाँ पर देखते हैं? सरफेस लेवल की, उसमें आप देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स में, जेंडर, मतलब कौन कौन से करेक्टर, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एज और डिसेबिलिटी। वो अगर वो नेसेसरी रिफ्लेक्ट नहीं करता किसी पीपल और थिंग बिहेवियर को, तो वो स्टीरियोटाइप्स, कुछ स्टीरियोटाइप्स बना देते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा स्टीरियोटाइप बन जाता है। अब इसी तरह डीप लेवल डाइवर्सिटी में क्या होता है कि आप उसमें उसकी वैल्यूज, पर्सनालिटी और वर्क को प्रेफरेंस किया जाता है। जो ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है, मोर इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आप सिमिलरिटी और पीपल को कहते हैं कि वो किसी तरह वो बेटर बन जाए।
और एक दूसरे को जान सके। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि नथिंग ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, often we refer to unfair discrimination, which means making judgment about individuals based on stereotypes and regarding their demographic। ठीक है, अब उसमें डिफरेंस बिटवीन वो देखना, नथिंग ऑफ डिफरेंस देखना। ऑफन आप क्या करते हैं, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिसमें आपकी जजमेंट जो है इंडिविजुअल जो है जजमेंट करते हो किसी बंदे की बेस्ड ऑन स्टेरियोटाइप्स, जो स्टेरियोटाइप्स बन जाते हैं उसकी डेमोग्राफिक ग्रुप के हवाले से। ठीक है, तो ये था हमारे पास डीप लेवल और सरफेस लेवल डाइवर्सिटी और इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा बायोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बायोग्राफिकल में क्या होता है कि आपके पास एज, जेंडर, डिसेबिलिटी और लेंथ ऑफ सर्विस आर सम ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस वेज ऑफ एम्प्लॉयज डिफर। अब उसमें आप किसी एम्प्लॉयज को डिफर करते हैं, ये कौन कौन सी चीजें हैं, एज है, जेंडर है, रेस, डिसेबिलिटी एंड द लेंथ ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर आप एज की बात करें तो एज, अब जॉब एक बंदे को जब दिया जाता है तो जब वो यंग होता है तो वो ज्यादा परफॉर्म करता है, जब वो यंग होता है तो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, लेकिन जब एज ज्यादा होता रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ जाता है जब उसका एज इंक्रीज हो जाता है। अब उसमें जो है अगर आप एक पर्सनल फाइल एक बंदे का उठा लेते हो, पर्सनल फाइल में क्या होता है कि उसकी एजुकेशन, उसका एज, मतलब एक सीवी और उसका पूरा फाइल, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको उठा लेते हो, तो वो जब स्टार्ट में आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि टैलेंटेड होता है, काम ज्यादा करता है। ठीक है, और जब वो साथ साथ में उसकी एज बढ़ जाती है तो वो उसका जो है वो काम जो है वो उसी तरह नहीं रहता, तो ये वर्कफोर्स जो है वो एजिंग होता है। अब उसके लिए जो है आपका जो है यूएस में इसी तरह, पाकिस्तान में भी इसी तरह का रजिस्ट्रेशन है कि उसके लिए कुछ इस तरह का मकसद वो बना लिया जाए और उसमें मैंडेटरी होना चाहिए रिटायरमेंट के। कैसे पाकिस्तान में इसी तरह जो है रिटायरमेंट का वक्त फॉर एग्जांपल 60 एज है, किस जगह पे 63 है, तो ये क्या है, फिर आप उस बंदे को रिटायर कर लेते हो कि किसी तरह वो हम फिर नए लोगों को हायर किया जाए ताकि वो आप काम कर सके। ठीक है, उससे फिर आप सही तरीके से काम कर सकें। अब इसमें सेक्स मतलब जेंडर, अब उसमें जो है कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं जिसमें हम डिबेट, मिसकंसेप्शन भी होता है, अनसपोज्ड ओपिनियन भी होता है। अब उसमें जो है आपने ये देखना है कि किसी तरह वुमेन को भी परफॉर्म करना चाहिए जिस तरह आप मैन को जॉब के लिए आप परफॉर्म मतलब उसको देते हो कि अपॉर्चुनिटी। तो ये कह रहे हैं कि अब उसमें जब आप बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो उसमें सेक्स मतलब जेंडर की ये आप देखते हो कि यार किसी तरह उसको भी मौका दिया है, मौके दी जाए वुमेन्स को। अब उसमें अगर आप डिफरेंस देख लेते हो कि मैन एंड वुमेन जो है कैसे उसकी जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। अब शायद आपको ये अंदाजा ना हो कि कैसे उसकी जॉब परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, लेकिन उसके जो है अगर आप उसके डिफरेंस देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप देख ले तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है मेल ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, वैसे जब फीमेल की बात आ जाए तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं ये आप देख रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कैसे वो परफॉर्म करने की जगह। ठीक है, इसी तरह उसकी साइकोलॉजिकल स्टडीज भी हमें ये बताती है कि वुमेन एग्रीएबल है और वो कंफर्म है, वो विलिंग करती है कंफर्म करती किसी अथॉरिटी को, वेयर जब मैन की बात आ जाए तो वो एग्रेसिव होता है और वो अपनी सक्सेस की एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन फिर भी अगर देख ले तो ये माइनर सा वो है, लेकिन फिर भी जब आप वो देख ले तो वुमेन वो एग्रीएबल है, किसी चीज को वो जब कंफर्म करती है वो अथॉरिटी को वो एग्री हो जाती है।
Whereas जब आप मैन की बात कर रहे हैं तो वो एग्रेसिव होते हैं। क्या होते हैं? एग्रेसिव होते हैं। और वो जब एक चीज को करते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन उसकी सक्सेस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा ठीक है, तो ये था एक साइकोलॉजिकल स्टडीज के बारे में थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन। अब आते हैं रेस एंड एथनिसिटी की तरफ। रेस एंड एथनिसिटी क्या करता है कि जब आप एम्प्लॉयज मतलब फेवर करते हैं किसी कुलीग को, मतलब आप कहते हो कि यार ये भी पठान है और मैं भी पठान हूँ, तो इसी तरह इसको थोड़ा सा मैं फेवर करता हूँ। ठीक है, अब उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएशन में उसको प्रेफर करना, इस तरह एक पंजाबी है, पंजाबी को वो आप प्रेफर करते हो कि यार उसको किसी तरह वो करो। या आप फॉर एग्जांपल अमेरिकन हो तो आप किसी अमेरिकन को ज्यादा वो करोगे। अगर आप किसी स्पेनिश को या फिर अमेरिकन के भी अंदर जो है फिर आप ब्लैक और व्हाइट को देखते हो, फिर उसमें जो है फिर आप फॉर एग्जांपल कोई फ्लोरिडा का है, कोई न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूयॉर्क वाले हो तो आप अपने न्यूयॉर्क वाले बंदे को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो किसी वजह से। उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जब प्रमोशन की डिसीजन आ जाए या पे रेंज की बात आ जाए, तो ये भी आप एक ऐसा चीज है जो आप उसमें हॉबी को रिलेवेंट करते हो। और ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छा वो नहीं है, अच्छा काम नहीं है। अब इसी तरह एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अफर्मेटिव एक्शन। अब आपका एटीट्यूड क्या है? ठीक है, एटीट्यूड से क्या मुराद? एटीट्यूड से मुराद कि आपका कौन सा रवैया, ठीक है, और वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और उसमें आप देखते हो कि कैसे आपकी पॉलिसी जो है और प्रोसीजर जो है आप कैसे प्रिवेंट करते हो डिस्क्रिमिनेशन। आपके अफर्मेटिव एक्शन क्या है और आप कैसे वो चीजें प्रिवेंट करते हो, वो प्रोसीजर्स या एक्शंस और पॉलिसीज जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन में आ जाए लेकिन उसको आप प्रिवेंट करते हो। अब उसमें जो आप देख ले अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं कि यार आपके पास जनरली जो है बहुत वर्स वो काम करते हैं। जब वाइल्ड की बात आ जाए तो वो अच्छी तरीके से वो डिसीजन करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो नहीं कर सकते। और इसी तरह हमें ये नहीं मिला, मतलब कि नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस हमें मिला कि वाइट एंड अफ्रीकन जो है एब्सेंस रेट या अप्लाइड सोशल वर्क सोशल स्किल्स ऑफ वर्क और एक्सीडेंट रेट्स में, तो उसमें इस तरह का कोई हमें नहीं मिला। लेकिन अभी तो आपके पास अगर क्योंकि ये ओल्ड है ये स्लाइड्स, तो आपके पास वो डेटा भी हो सकता है। ठीक है, अब डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का क्या मतलब है और क्यों हमारे पास ये बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स के लिए जरूरी है और कैसे वो हम रिलेवेंट करते हैं किसी हॉबी के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ। अब ओ डिसेबिलिटी का मतलब यह है कि यार अ पर्सन इज डिसेबल who has any physical or mental impairment that substantially limits one or more major life activities। मतलब कोई फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट, मतलब कोई मसला आपका फिजिकली है, मतलब आपका हाथ पांव या कोई और वो है, तो ये क्या करता है आपकी कुछ एक्टिविटीज को जो है लिमिट में रखती है। कुछ एक्टिविटीज को क्या कहती हैं? लिमिट में रखती है। अब आपके लिए रीजनेबल अकोमोडेशन इज प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। अब वो रीजनेबल अकोमोडेशन जो है फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब उसके लिए स्ट्रॉन्ग बायसनेस हो सकता है जब जिसका जो है मेंटल इम्पेयरमेंट होता है, उसके लिए इस तरह क्या होता है स्ट्रॉन्ग बायस। बायसेस का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम होंगे, उसके लिए कुछ मसले होंगे,
जब आप मेंटल इम्पेयरमेंट की बात करें किसी बंदे की, ठीक है, तो ये डिसेबिलिटी के में आते हैं बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक में। इसी तरह टेन्योर, मुद्दत, एम्प्लॉयमेंट की मुद्दत, ठीक है। द इश्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ जॉब सीनियोरिटी ऑन जॉब परफॉर्मेंस हैज बीन सब्जेक्ट टू मिसकंसेप्शन एंड स्पेकुलेशंस। अब इसमें आप ये इशू उठाते हो कि कैसे आपने जॉब सीनियोरिटी जो है जॉब परफॉर्मेंस पे रखनी है। अब ये मिसकंसेप्शन है और इसमें आप स्पेकुलेशन भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। कुछ इस तरह के लिए एम्प्लॉयज होते हैं जो बिल्कुल नए आ जाते हैं, लेकिन उसकी जो उसका काम होता है वो इन कंपैरिजन टू सीनियर्स बहुत अच्छा होता है। इसी तरह रिलीजन भी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे जो है कुछ एम्प्लॉयज ये होते हैं, जिस तरह यूएस ने की, इस तरह पाकिस्तान में भी हैं जो हम रिलीजन का हवाला देते हैं। वर्क प्लेस में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, ठीक है। अब उसमें ये नहीं रखना। अब हमारे लिए भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी इस तरह रिलीजन का जो है कुछ मसले आ जाते हैं, कभी एक मसला कभी दूसरा मसला। तो ये क्या है, आपने इसको भी मद्देनजर रखने देखना है जब भी किसी वर्क प्लेस में आप काम करते हो, ठीक है। अब उसमें जो है कुछ चीजें जो है पर्सनल फाइल में आपकी इंक्लूडेड नहीं। अब फेडरल लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में आपको पर्सनल फाइल, मैंने पहले बताया, जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो के पास एक पर्सनल फाइल बन जाता है। जेंडर आइडेंटिटी, अब उसमें अगर देख ले, ऑफन रेफर टू एज ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज। अब उसके लिए थोड़ा सा मसला होता है जब जेंडर आइडेंटिटी करते हैं कि वो जो अपने जेंडर को चेंज कर देता है, ट्रांसजेंडर की मिसाल ले रहे हैं, तो ये कुछ चीजें जो है ये पर्सनल फाइल में इंक्लूडेड नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों में डिफरेंस कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीजों में डिफरेंस कर रहे हो। अब उसमें आप सिर्फ स्टीरियोटाइप्स को देखते हैं अबाउट ग्रुप्स, और उसकी इंडिविजुअल की रिकग्निशन आप उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और वो कैसे रिलेवेंट है ओपी के साथ, ये थोड़ा सा देखें। Intellectual ability is the ability is an individual current capacity to perform various tasks in a job, ठीक है। ability का क्या मतलब है? is an individual current capacity to perform various tasks in a job, ठीक है। कि उसकी एबिलिटी है कैसे इंडिविजुअल अपने करंट कैपेसिटी को परफॉर्म करता है, मतलब कैसे वो करता है और अपने मुख्तलिफ टास्क में कैसे वो करता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का मतलब क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एबिलिटीज, एक इंटेलेक्चुअल एक फिजिकल। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज क्या है? वो एबिलिटीज जो आप अपनी मेंटल थिंकिंग या मेंटल एक्टिविटीज, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके अपनाएं किसी भी जगह पर, तो वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कहलाता है। और कुछ सोसाइटीज जो है हमारे जो है हाई इंटेलिजेंस जो है, जिस तरह हाई वैल्यू इंटेलिजेंस रखती हैं फॉर गुड रीजन, जो हाई इंटेलिजेंट होते हैं वो कह रहे हैं कि यार ये एक अच्छे तरीके से वो पेश आना है, तो वो हमारे फॉर गुड रीजन ये अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास कुछ ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं। मैं आपको यहाँ बुक से वो करता हूँ ताकि आपको उसी तरीके से अंदाजा हो जाए। अच्छा वापस आते हैं।
अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ डायमेंशन है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की। जिस तरह मैंने वजाहत की कि कोई इस तरह इंटेलिजेंस वो अपना मेंटल पावर इस्तेमाल कर सके तो वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आता है। अब आप देख सकते हैं कि उसमें डायमेंशन हमारे पास क्या है। नंबर एप्टीट्यूड, कि कैसे आप एक चीज को एक्यूरेट देखते हो, उसमें अगर आप अकाउंटेंट की मिसाल ले तो वो कैसे वो देखता है, ठीक है। वर्बल कंप्रहेंशन में देख ले तो आप किसी चीज को सही तरीके से देखते हो और उसको जान सकते हो। प्लांट मैनेजर वो क्या करता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज और उसको हायर करता है। इसी तरह परसेप्चुअल स्पीड, कि कैसे आप विजुअल सिमिलरिटीज और डिफरेंस देखते हो एक्यूरेटली। परसेप्चुअल स्पीड को इसे कहते हैं कि मैं आप कैसे एक चीज को देखते हो विजुअल सिमिलरिटी में देखते हो। फायर इन्वेस्टिगेटर को देख ले तो वो ज्यादातर इस चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इस तरह इंडक्टिव रीजनिंग, कि कैसे आप लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं जब आप एक प्रॉब्लम में देखते हैं और कैसे उसका प्रॉब्लम निकालते हैं, ठीक है। तो मार्केट रिसर्चर क्या है, वो जब आप फोरकास्ट डिमांड करते हैं प्रोडक्ट और नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग करता है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप कैसे एबिलिटी को इस्तेमाल करता है कि आप उस लॉजिक को असेस कर सके, एप्लीकेशन और उसकी आर्गुमेंट्स कर। सुपरवाइजर क्या करता है, बिटवीन द टू डिफरेंट सजेशन वो ऑफर बाय एम्प्लॉइज, तो वो उसमें देखता है कि कैसे वो चीज किसमें कौन सा कराना है। स्पेशल स्पाशल विजुअलाइजेशन, उसमें आप क्या देखते हो कि कैसे ऑब्जेक्ट देखता है, कैसे आपने अब केस पे वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इंटीरियर डेकोरेटर, तो जब किसी ऑफिस को डेकोरेट करता है, किसी जगह को डेकोरेट करता है, तो वो ज्यादातर स्पेशल विजुअलाइजेशन इस्तेमाल। मेमोरी, एक बंदा कैसे अपनी मेमोरी रखता है, कैसे रिकॉल करता है एक्सपीरियंस को। तो सेल्स पर्सन, तो वो कस्टमर के नेम्स कैसे वो अपने पास रखता है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसको इंटेलिजेंस क्वोशंट भी रखा जाता है। उसकी इंटेलिजेंस क्वोशंट ज्यादा हो तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी ज्यादा जरूरी है किसी बंदे के लिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ये जनरल मेंटल एबिलिटी आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल मेंटल एबिलिटी, कि ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें आप सजेशन करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन रखते हैं अमंग स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और उसके डायमेंशन में, तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। आई गेस आज के लिए इतना ही काफी है। आप में से एक बंदा भी नहीं आ रहा क्लास के लिए, दिस इज वेरी बैड, क्योंकि ये आपके अटेंडेंस को खराब कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि फिर क्लास में जाएं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास, विश यू बेस्ट।